नमस्कार। विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, हमारा अतीत फर्स्ट, अध्याय 5, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा की लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। बाघ की खाल। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों व अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां और पुत्रियों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष और वेश्ये जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब पढ़ेंगे वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना का क्षेत्र, जहाँ पर अनेक ग्रंथों की रचना की गई है। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों के द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की गई है, जिनमें अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियों का सार बताया गया है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ किसान और व्यापारी धनवान थे। दूसरी ओर देखा जाए तो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 भागों में बांटा है, जिन्हें वर्ण कहा गया है, जिनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित होते थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाने लगा। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विश्य यानी वेश्य का था। इनमें किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था।
इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। कुछ राजा समय को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अलावा कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के मध्य भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। अब हम पढ़ेंगे जनपद। जनपद का सामान्य अर्थ है जन के बसने की जगह। महायज्ञ को करने वाला राजा जब जन के राजा का न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। नीचे चित्र दिखाया गया है। जो चित्रित दूसरे का पात्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजीखेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन प्रास्तलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा गया है। जो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये चित्रित धूसर पात्र है। जैसा कि इनके नाम से ये स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद। करीब 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इसलिए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में आप देखेंगे कुछ महाजनपदों को दिखलाया गया है। हम देख सकते हैं हस्तिनापुर, कुरु, उज्जैन, कौशाम्बी, राजगृह, वैशाली, वज्जी, अंग, इधर देखेंगे मगध। इस प्रकार आप मानचित्र में देख सकते हैं। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी एक ही होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि व शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल होता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों के लिए अधिक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर संपूर्ण वर्ष रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आश्चर्यों के रूप में देते थे। ये चित्र दिखाया गया है, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिला है, जो ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब हम पढ़ेंगे कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर एक नियमित रूप से कर वसूलते थे, जिसे वर्तमान में टैक्स कहा जाता है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे। उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था।
कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए जो श्रम के आधार पर चुकाए जाते थे। एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर व उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने व बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। यानी कर के लिए उन्हें अपने कार्य में से कुछ समय उनको देना पड़ता था, कुछ राशि चुकानी पड़ती थी। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, आज जो हमने पाठ पढ़ा है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ आयोजन किस प्रकार होता था। दूसरा प्रश्न है, वर्ण क्या है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने किन किन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की। और अंतिम चौथा प्रश्न है, महाजनपदों के राजा किस प्रकार का कर वसूलते थे। धन्यवाद।